धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग ज़्यादातर खेती का काम करके अपना गुजारा करते थे, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे। उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था और रामलाल के 3 पुत्र थे। उसके तीनों पुत्र बहुत ही समझदार थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। धर्मपुर गांव में लोगों पर कम संकट आता था, लेकिन उनकी फसलों पर ज़्यादा संकट आता था। कभी ज़्यादा बारिश होती थी तो कभी कम बारिश होती थी, तो कभी बहुत ज़्यादा धूप निकलती थी। रामलाल के तीनों बेटों का नाम वीर, विक्रम और विवेक था। अगर उनके तीनों बेटों की विशेषता बताई जाए तो रामलाल का बड़ा बेटा वीर शांत स्वभाव का, अपने पिता की तरह मेहनती समझदार था। उसके शब्द कम होते थे पर काम बड़ा होता था। उसका दूसरा बेटा विक्रम, जो पढ़ने में तेज, पेड़ों की छाया में समय बिताना पसंद करता था। उसका छोटा बेटा थोड़ा चंचल पर दिल का साफ था। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर छकौड़ी लाल आ जाता है। अरे क्या बात है रामलाल, आज तुम खेत की पेड़ की छांव पर बैठे हो। लगता है खेत का सारा काम पूरा कर दिया क्या? हाँ छकौड़ी लाल, मैं सुबह से जल्दी खेत पर आ गया था, तो सारा खेत का काम पूरा हो चुका है। बस उसमें बीज डालना बाकी। अरे वाह वाह भाई, लगता है तुम बहुत ही जल्द फसल उगा लोगे। अभी तो हमारे खेत में बीज ही नहीं डले और तुमने बीज भी डाल दिया। अरे हाँ भाई, मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन नहीं है जो मैं एक साथ खेतों में बीज डालूं। बस मैंने सोचा अगर खेतों की जुताई हो गई है तो तुरंत उसमें बीज डाल दूं, वरना फिर बाद में मन ही नहीं करता। ईमानदारी से अगर मैंने बीज डाल दिया तो फसल भी ईमानदारी से हो ही जाएगी। अरे क्या बातें करते हो रामलाल। अरे अपने गांव धर्मपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार फसल की सही सलामत पैदावार हो। एक साल पैदावार होती है तो एक साल सूखा मार जाता है। पिछले वर्ष तो टाइम से फसल की कटाई हो गई थी, लेकिन इस बार सूखा जरूर पड़ेगा। परंतु छकौड़ी लाल, हम तो किसान हैं, जो हमारा कर्तव्य होता है हम कर देते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। हाँ, अरे हाँ रामलाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। मैं भी जाता हूँ अपने खेत में बीज डालूंगा। इतना कहकर छकौड़ी लाल वहाँ से चला जाता है और रामलाल भी अपने घर की ओर चला जाता है। एक दिन रामलाल के तीनों बेटे रामलाल के पास खड़े थे, तभी वीर बोलता है। क्या हुआ पिताजी, आज आप थोड़ा शांत शांत हैं। क्या आपको खेत जाने का मन नहीं है? अगर आपका खेत जाने का मन नहीं है तो आप हमसे बोल दीजिए, हम तीनों खेत चले जाएंगे। हाँ बेटा, थोड़ा सा तबीयत खराब सी लग रही है, क्योंकि मैंने कल खड़ी दोपहरी में काम कर लिया था। इस कारण से हल्की हल्की सी बुखार चढ़ाई। आज आप लोग ऐसा करो, तीनों लोग खेत चले जाओ। हाँ पिताजी, हम तीनों खेत जाते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इतना बोलकर तीनों भाई खेत की तरफ चले जाते हैं। तीनों भाई खेत में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव पर बैठे थे, तभी वीर बोलता है। अरे भाइयों, यहाँ पर तो बहुत ही शांति है और यहाँ पर कितना आराम है। पर भैया, यहाँ पर हम क्या करें? मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें। इससे हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और खेत की देखभाल भी हो जाएगी। हाँ वीर भैया, चलिए ना खेलते हैं, चलिए ना प्लीज। वीर भैया चलिए ना खेलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, चलो खेलते हैं। तो चलो, पहले विवेक गाएगा एम से। हाँ,
मैंने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। चलो वीर भैया, अब आपकी बारी। वाह से गाइए। वाह 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 से। हाँ। वफाना दासाई तुम्हें उगर जाए। चलिए विक्रम भैया, अब आप इसे गाइए। अरे अब इसे कौन सा गाऊं? हाँ, इश्क गली बिच नो एंट्री। वो तीनों मजे से अंताक्षरी खेल रहे थे और खेलने के बाद सीधा घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद धर्मपुर गांव की फसलें तैयार हो चुकी थी। बस कुछ दिनों में फसल की कटाई होने वाली थी। गांव में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती है, जिस कारण से गांव के सभी किसानों की फसलें खराब हो चुकी थी। तभी रामलाल अपने बेटों से बोलता है, अरे बेटा, हम बर्बाद हो गए। लगता है धर्मपुर गांव के लोग का जीवन में दुख ही दुख है। सारी फसल खराब हो चुकी है बेटा। आप लोग एक काम करो, एक सपना है मेरा कि मैं तुम तीनों की शादी करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कब भगवान को प्यारा हो जाऊं। आप लोग जल्दी से शादी कर लो। पर पिताजी, शादी तो ठीक है, परंतु धर्मपुर गांव का क्या होगा? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? शादी तो हम करते रहेंगे, परंतु धर्मपुर गांव में जो समस्या है उसका भी समाधान करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ऐसी समस्या धर्मपुर गांव में 3 से 4 साल लगातार हो रही है। पिताजी के इतना कहते ही विक्रम बोल पड़ता है, पिताजी, अगर आप हमारी शादी करना चाहते हैं तो हमें वो लड़कियां कहाँ से मिलेंगी और हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वीर जंगल में पूर्व की तरफ जाएगा, विक्रम पश्चिम की तरफ और विवेक उत्तर की तरफ। तीनों पिता के कहे अनुसार जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। जाने के पहले वो तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी वीर बोलता है, अरे विक्रम और विवेक, तुम दोनों संभल कर जाना, क्योंकि जंगल में खतरा बना ही रहता है। इतना कहकर वीर पूर्व की तरफ चला जाता है। विक्रम और विवेक भी चले जाते हैं। तीनों बहुत उम्मीद में थे कि उनको पत्नी मिल जाएगी और धर्मपुर गांव में जो संकट है वो भी खत्म हो जाएगा। वीर को चलते चलते शाम हो गई थी, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगा। हे राम, मैंने तो आधा जंगल छान मारा, परंतु ना तो मेरी पत्नी मिली और ना ही धर्मपुर गांव के संकट का हल। पर मैं क्या करूं? रुक तो सकता नहीं, क्योंकि पिताजी ने बड़ी उम्मीद से बोला है। चल बेटा वीर, ऐसे हार मत मान, तू बस चलता रहे, तेरे को सब मिल जाएगा। इतना बोलकर वह फिर से चल देता है। वहीं विक्रम बोलता है, ये जंगल तो बहुत घना है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हम जवान तो हो गए, परंतु दिमाग तो कम है। आपसे दिमागदार और समझदार तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना बोलकर वह आगे की तरफ चला जाता है। उसका छोटा भाई चुपचाप जंगल में चलकर पत्नी को देख रहा था। तभी उसे गाय की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर उसका छोटा भाई विवेक डर जाता है। अरे, लगता है यहाँ शेर गाय को खा रहा है। तभी तो गाय इतना जोर से कराह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? मुझे तो डर लग रही है, परंतु मुझे गाय को देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है गाय को। विवेक जैसे ही गाय के पास जाकर देखता है तो उस गाय के शरीर पर गहरी चोट लगी थी। अरे ताता रे ताता,
इस गाय के शरीर पर तो चोट ही चोट लगी है, पर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मुझे जल्द से जल्द हल्दी का लेप लगाना होगा ताकि इसका घाव भर जाए और इसे जल्द ही आराम लग जाए। इतना कहकर वह हल्दी का लेप लगा देता है। जैसे ही हल्दी का लेप उसने लगाया, वह गाय तुरंत बोल पड़ी, वाह बेटा, तूने मेरे घाव में हल्दी का लेप लगाया और मुझे दर्द से मुक्ति दिला दी, लेकिन तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? फिर उसने गाय को धर्मपुर गांव की समस्या और उसके पिता ने जो विवाह करने के लिए बोला था, फिर सब बातें बता देता है। ओह, तो ऐसी बात है, पर तुम्हें इस जंगल में लड़की नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम तो एक गाय हो। विवेक के इतना कहते ही वह सुंदर महिला के रूप में आ जाती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? अभी तो आप एक गाय थी, लेकिन अचानक एक सुंदर महिला के रूप में कैसे आ गई? कुछ दिनों पहले मुझे एक अघोरी बाबा ने छत से मुझे गाय बना दिया और बोला था कि एक नेक दिल लड़का आएगा, तभी तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। बताओ, अब तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर शादी करूँगा। आप तो वैसे भी दिखने में कितने सुंदर लगती हो। इतना बोलकर वो दोनों खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। और जिस रास्ते पर वीर और विक्रम थे, उस रास्ते पर दो राक्षस रहते थे। वीर जैसे जैसे रास्ते से आगे बढ़ रहा था, उसी प्रकार वह राक्षस के करीब पहुंच रहा था। वीर को अचानक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। मर गया रे, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। वीर जैसे ही वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर राक्षस के शरीर पर चोट लगी थी। बचाओ, बचाओ, मेरे शरीर में बहुत ही दर्द है। पर आपके शरीर पर चोट कैसी आई? भला आप पर कौन प्रहार कर सकता है? अरे, मानो तपस्वी की तपस्या भंग हो गई थी। मुझे बचाओ, लगता है मेरा आज अंतिम दिन है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जंगल से औषधि लाकर आपके घाव में लगाता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वीर इतना कहकर राक्षस के घाव पर औषधि को लगा देता है। जैसे ही औषधि लगाता है, उसे तुरंत राहत मिल जाती है। हे मानव, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? वीर अपनी बात राक्षस से बता देता है। राक्षस वीर की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए सोची। देखो वीर, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्त्री का रूप ले लेता हूँ, क्योंकि इस जंगल में जितने भी लोग आते हैं, मैं उन लोगों को मारकर खा जाता हूँ। रही बात धर्मपुर के संकट की, तो मुझसे ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं अपने मंत्र से उस समस्या को चुटकी में हल कर दूंगा। इतना कहकर राक्षस एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वीर यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर विक्रम भी घने जंगल की ओर जा रहा था। अचानक राक्षस का दूसरा भाई मिल जाता है। विक्रम यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। कौन हो तुम और ये यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो हमारा जंगल है और जंगल हमारा घर होता है। अगर तुम्हें यहाँ से बचकर वापस घर जाना है तो तुम्हें मेरे 3 सवाल का जवाब देना होगा।
तभी तुम यहाँ से बच के जा सकते हो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विक्रम उसके बातों से एक भी भयभीत नहीं हुआ और उसने निडर पूर्वक उत्तर देने के लिए बोलता है। हे राक्षस, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन, बरगद के वृक्ष के नीचे 4 लोग बैठे हैं, लंगड़ा, बहरा, अंधा, लुल्ला। पेड़ से आम गिरने पर सबसे पहले कौन उठाएगा? लंगड़ा तो चल ही नहीं सकता और बहरा को तो सुनाई ही नहीं दिया होगा और अंधा को भी दिखाई नहीं दिया होगा। साफ सी बात है कि जो ये लुल्ला बचा है यही आम को उठाया होगा। इसका सही उत्तर है लुल्ला। तुमने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। दूसरा क्वेश्चन, नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती, बताओ। इसका सही उत्तर है ऐनक अर्थात चश्मा। बहुत सही। तुमने 2 आंसर का बहुत ही सरलता से उत्तर दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ, बताओ कौन हूँ? ना तो वे खाता है और ना ही पीता है, ना ही हंसता है ना ही रोता है। हाँ, इसका सही उत्तर है ताला। वाह, तुमने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? और अगर तुम एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते तो आज मारे जाते। राक्षस जी, मैं तो अपनी शादी के लिए एक कन्या ढूंढने आया था, परंतु इस जंगल में तो मुझे लड़की मिली ही नहीं। तो तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में स्त्री बन जाऊं और तुमसे शादी कर लूं? हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे इस जंगल में पत्नी मिल जाएगी और जो धर्मपुर में संकट है उसे भी ठीक करने के लिए आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। चलो ठीक है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस प्रकार से राक्षस एक महिला में परिवर्तित हो जाता है और विक्रम से खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तीनों अपनी अपनी होने वाली पत्नी को लेकर घर की ओर चले जाते हैं। तीनों होने वाली पत्नियां एक साथ खड़ी थी। तभी वीर बोलता है, पिताजी, हम तीनों ने अपनी होने वाली पत्नियां ढूंढ ली हैं। वाह बेटे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन धरमपुर पर जो संकट है उसका क्या होगा? पिताजी, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, उसकी भी व्यवस्था हो चुकी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन धरमपुर गांव पर जोरदार बारिश होती है। वह बारिश कुछ घंटों तक लगातार होती रही। वीर अपने होने वाली पत्नी से बोलता है, आप जल्दी से मंत्र पढ़िए, वरना सारी धरमपुर की गांव की फसल खराब हो जाएगी। फिर क्या था, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, अचानक बारिश बंद हो जाती है। फिर तीनों भाई शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।